परम सम्मानीय मंच और आज के इस अति गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आप समस्त आमजन, खुरईवासीगण, सर्वप्रथम पंडित चंद्रशेखर जी आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर अनवरत लगातार 53 वर्षों से आयोजित इस कार्यक्रम को आरंभ करने वाले स्वर्गीय पंडित दयाशंकर जी मिश्र के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं। उन्होंने एक ऐसा विचार इस खुरई को देकर गए हैं जो उनके वंशज हमारे भाई आशीष मिश्रा जी, अनंत मिश्रा जी लगातार कर रहे हैं और यह एक अपने आप में अनूठा और बहुत सुंदर कार्य हमारी खुरई की नव युवा पीढ़ी को एक संदेश देकर कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है और इंतजार भी रहता है इस कार्यक्रम में आने का, उपस्थित होने का और आप सभी लोगों का दर्शन करने का, साथ में कुछ विचारों का आदान प्रदान भी होता है। हमारे युवा छोटे भाई मधुर पटेरिया ने बड़ी संक्षिप्त और बड़ी सारगर्भित बात कही। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सही है और वास्तव में आज के इस वातावरण में इसकी मौत मांग भी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय विष्णु पाराशर जी ने भी बड़ी एक उचित इतिहास से जुड़े हुए एक प्रसंग बताया। वो भी बड़ा मार्मिक है, संवेदनशील है और दिल को छूने वाला है। मन में कुंठा तो रहती है कि वास्तव में इस देश के नाम पर, इस देश की आजादी में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए वास्तव में उनका सम्मान, उनका पुरस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो और चाहे वो सुभाष चंद्र बोस ही क्यों ना हो। मैं मानता हूं कि इनके विचार इतिहास में वो लाइन नहीं बन पाए, वो पंक्तियां नहीं बन पाई जो वास्तव में आज की जरूरत है। आज की पीढ़ी के लिए, आज के समाज के विकसित होने के लिए इनके विचारों की आवश्यकता आज हमें महसूस होती है। बहुत गहराई से महसूस होती है। मुझे लगता है कि पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये अभी पिछले 10-15 साल में इतने क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, ये इतने लोगों के बीच में क्यों अपनी जगह बना रहे हैं, इनके विचार अभी क्यों इतने प्रासंगिक हो गए। कहीं ना कहीं कोई बात है। हो सकता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने या हमारे एक जो विचारों का एक जो माध्यम होता है, उसको रचने वालों ने कहीं कोई कमी छोड़ी होगी कि वो इतिहास के पन्नों में दब गए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस सोशल मीडिया का
जिसने आज की युवा पीढ़ी के अंदर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के विचारों का, उनकी सोच का पदार्पण किया, एक अलग जगाई। अप्रासंगिक लोग हो गए। क्यों उनके लोगों से आज हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। सोचने लगते हैं कि कैसे रहे होंगे वो लोग, कैसी होगी उनकी जिंदगी, कैसे बीतती होगी उनके दिन और रातें। विष्णु भाई साहब ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद की माता श्री आजादी के 2 साल के बाद तक इस देश के अंदर किस कुंठा से जीती रही, इसका एक मार्मिक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब सदाशिव जी मलकापुलकर जी उनको लेके आए और एक बार किसी कार्यक्रम में जाने के लिए कानपुर स्टेशन पर उनको लेके गए, तब पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तब उनकी मां बड़ी विस्मित हो गई, चौंक गई कि भाई ये क्या हो रहा है। चारों तरफ से एक ही नारा लग रहा था, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, आजाद ही रहूंगा, इस तरह के नारे जो उनके बोले जाते थे। उन्होंने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा ये सब आपके बेटे के सम्मान में खड़े हैं, ये सब आपके बेटे को आपको देखने की चाहत रखते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के दर्शन नहीं किए, उनको जन्म देने वाली मां को दर्शन करने के लिए सारे कानपुर के लोग आए हुए हैं। बोले बेटा क्यों आए हुए हैं? मेरा बेटा तो लुटेरा था, मेरा बेटा तो डाकू था। बोले नहीं मां, तुम्हारा बेटा लुटेरा नहीं था, डाकू नहीं था, वह इस देश का महान क्रांतिकारी था जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये तुम्हें गलत बताया गया है। तब बड़ी विस्मृत हो गई उनकी मां, उनकी आंखों से आंसू झलक आए। बोले हमें तो हमेशा यही बोला जाता था कि तुम एक लुटेरे की मां हो, तुम एक आतंकवादी की मां हो। तो एक ऐसा व्यवहार परिजनों के साथ बड़ा अक्षम्य अपराध है, चाहे वह किसी सरकार ने किया हो, चाहे वह किसी आम जनता ने किया हो। हमें गलत पढ़ाया जाता है। 1947 तक, 1857 से 1947 तक इस देश के लगभग 18 लाख लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। लेकिन बताया है कि आजादी तो हमें चरखे से मिली है। एक बड़ा अच्छा संदेश आया था अभी व्हाट्सएप पर। बोले भारत सरकार से यूक्रेन ने 2000 चरखों की मांग करी है। बोले क्यों? बोले भारत आजाद हुआ था चरखे से, हो सकता है हमारे ऊपर भी रूस आक्रमण करने से बच जाए, चरखे से भागकर डर के भाग जाए। हो सकता है उनका विचार, लेकिन आज की पीढ़ी उस चरखे के पीछे नहीं दौड़ती। इसका साक्षात उदाहरण कि जिस व्यक्ति ने भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन का क्लीमेंट एटली, जब 8 वर्ष के बाद भारत आया, तब हमारे यहां के एक बहुत बड़े गवर्नर हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, उनके यहां के रुके, एक संस्मरण है। तब उन्होंने उनसे पूछा अनऑफिशियली एक बात में, अनौपचारिक चर्चा में, कि भाई ये बात बता दीजिए कि भारत की आजादी में गांधी जी और नेहरू जी का कितना योगदान था। मैं स्पष्ट बात करता हूं। गवर्नर साहब ने पूछा उस व्यक्ति से कि जिस व्यक्ति ने भारत की आजादी के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। वो 8 वर्ष के बाद भारत आए थे आजादी के। तब एटली जी ने मुस्कुराकर कहा था कि उनका सिर्फ उतना ही योगदान था जितनी हम दाल में जो तड़का लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो जीरा दिखता है,
अब आप खुद समझ सकते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी का कितना योगदान था इस आजादी में, उनके इस वक्तव्य से। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो फिर ये बताइए आपको ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप भारत को आजाद करके चले गए? बोले मजबूरी तो थी भाई। बोले ऐसी क्या मजबूरी थी? बोले मजबूरी ऐसी थी कि आपके यहां का एक ऐसा व्यक्ति जो आज हमारे दस्तावेजों में भगोड़ा है, कितनी विडंबना है, सुनिए आप, जिसे भारत सरकार ने ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन किया था कि जिंदा या मुर्दा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको देंगे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस देश के असली नायक, असली महानायक थे, जिनके आह्वान पे और जिनके 3 सिपाहियों की फांसी की सजा के एवज में पूरा देश क्रांतिकारी हो गया। उस व्यक्ति को मरने तक इस देश के अंदर एक पहचान नहीं मिली। कितनी विडंबना है। हो सकता है उनका विचार हो, विचार आज जाके देखिए, यूक्रेन में तोपें गरज रही हैं, फाइटर प्लेन गुजर रहे हैं। मैं जब मान के दिखाऊं, जब किसी युद्ध में कोई विचार काम आता है, गोली काम आती है, विचार काम नहीं आता है। हो सकता है आपका विचार हो अहिंसा का, लेकिन अहिंसा से आजादी प्राप्त नहीं हुई है, एक कदा भी नहीं मानेगा आज का भारत का युवा। इस देश को रक्त रंजित आजादी मिली है, खून से सनी हुई आजादी मिली है। 18 लाख